नमस्कार। आज शनिवार है और शनिवार को हम शैलेंद्र जी डड्डा से बात करते हैं। शैलेंद्र जी डड्डा का मैंने पिछली बार परिचय दिया था आपको। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विद्वान आदमी है, कई चीज़ों में दखल रखते हैं। सबका बताना मुश्किल है थोड़ा लेकिन पिछले एपिसोड में हमने यहाँ बात की थी संत जो हाथरस में जो कांड हुआ उसके ऊपर, और आज हम बात करेंगे जाति के ऊपर। जातिवाद, जातिवाद, जाति विनाश, जो भी आप कहें उसको। पर जाति के संदर्भ में मैं दो तीन बातें पहले कहना चाहता हूँ, उसके बाद शैलेंद्र जी से बात करेंगे। जाति एक वास्तविकता है भारत के अंदर। इस बात को स्वीकार करें न करें वो एक अलग बात है, लेकिन जाति एक वास्तविकता है। और परिवार के बाद अगर किसी को कोई सुरक्षा है तो जाति से ही है। बाद में वो सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ संविधान भी है और संविधान लगता भी है कि भाई संविधान से देश चल रहा है, लेकिन जाति मतलब जो व्यवहार में है वो ये है कि जाति एक पहली सुरक्षा जो है परिवार के बाद व्यक्ति की, क्योंकि जो ही परिवार से निकलता है तो अपनी जात को ढूंढता है, जात के आदमी को ढूंढता है। काम के लिए जाता है तो जाति के आदमी को ढूंढता है कि यार मेरा जाति का कौन है, उसके साथ काम करूं या वो मेरी मदद कर देगा। मतलब मदद के लिए भी जाता है तो उसी के पास जाता है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि जाति को भारतीय लोकतंत्र में, मतलब भारतीय समाज में दो ही जने ने बहुत अच्छी तरह से समझा। बाकी लोगों ने भी समझा, काम भी किया। बहुत लोगों ने, बहुत उदारवादी संगठन बने हैं जिन्होंने जाति के ऊपर काम किया। बहुत से ने जाति तोड़ने की बात कही, जाति में समन्वय की बात कही, जाति के भेदभाव को ख़त्म करने की बात कही। लेकिन दो जो व्यक्ति थे जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, एक तो थे डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने जाति को, क्योंकि उन्होंने तो भुगता था, वो महार जाति के थे और नीची जाति के होने के कारण उनको तो कई चीज़ें भुगतनी पड़ी थी। वो कुएं से पानी नहीं लेने देते थे, शिक्षा का भी उनको बड़ी मुश्किल से वो मिला। तो बहुत सारी चीज़ें थी उनके साथ। और दूसरा जो व्यक्ति था वो था डॉक्टर लोहिया। और बड़ी मज़े की बात यह है कि दोनों ने ये बात कही थी कि जाति विनाश के बिना न तो लोकतंत्र जीवित रह सकता है, न सामाजिक आर्थिक न्याय मिल सकता है। और आज जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल उल्टा मामला चल रहा है। आज सारे लगभग सारी राजनीतिक पार्टियां, जिसमें लोहिया के चेले भी हैं और अंबेडकर के चेले भी हैं, जाति को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जाति के नाम से ही वोट ले रहे हैं, जाति के नाम से ही अपनी पार्टी चला रहे हैं। और जाति जनगणना, और पता नहीं जाति की जनगणना से जाति मजबूत होगी कि नहीं होगी, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन आज की जो राजनीति है वो जाति के आधारित राजनीति है, जाति को मजबूत करने की राजनीति है। चाहे वो ब्राह्मण की राजनीति हो, चाहे शूद्र की राजनीति हो, दोनों ही अपनी अपनी जाति को मजबूत करने पे लगे हुए हैं। तो ये मैं प्रारंभिक अपना वक्तव्य देने के बाद बड़ा हो गया हालांकि मेरा वक्तव्य भी, लेकिन शैलेंद्र जी से अब मैं निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात जाति के संदर्भ में कहें। धन्यवाद सर। आज हमारी जो चर्चा है वो जातिवाद और राजशाही के संदर्भ में है, लेकिन इसका संदर्भ आया है राजस्थान विधानसभा में हरीश चौधरी के दिए गए वक्तव्य का, जिसमें उन्होंने जातिवाद और राजशाही की बात करते हुए कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता को उद्धृत किया था। तो सबसे पहले मैं उस कविता को यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा। वो है चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का।
भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का और खलिहान ठाकुर के। गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। गांव, शहर, देश। और ये एक प्रश्न चिन्ह के साथ कविता समाप्त हो जाती है, जिसमें एक कवि जो दलित समाज से आया है वो एक प्रश्न उठा रहा है कि मेरा क्या है। इस कविता को ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो लिखा है, जी। लेकिन राज्यसभा में अभी प्रोफेसर झा ने भी उद्गत की थी। जी 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 हाँ। अच्छा, मैं अब शैलेंद्र, मैंने बीच में थोड़ा सा जी, डिस्टर्ब किया, तो सर। शैलेंद्र जी अपनी बात कहें उसके पहले मैं अपील कर दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, एयर टू फ्री, कोई पैसे नहीं लगते, इसलिए दिल खोल कर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और इसके ऊपर आप अपना कमेंट लिखें, सुझाव दें, तो वो सुझाव और कमेंट आपके हमारे को और बेहतर करने में मदद करेंगे। हाँ शैलेंद्र जी। इस कविता में जो ठाकुर शब्द है इसको मैं थोड़ा व्यापक अर्थ में लेना चाहूँगा। ठाकुर जो है, हम ये प्रतीकात्मक है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो शक्तिशाली वर्ग के प्रतिनिधि है, जो रूलिंग वो तो क्लास के द्विज के लिए प्रतिनिधि है है। एक्चुअली, तो ये तो जिनका कि समाज के संसाधनों पर एकाधिकार है, और ये बात उनके लिए है। तो ये उस दृष्टि से अगर हम देखें कि हम 1947 के बाद हम लोकतंत्र तो ले आए, लेकिन जिस तरह की जन चेतना और जन जागृति होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और इसका एक बड़ा दुष्परिणाम हमें दिखता है कि आज जो जातिवाद है वो कहीं पहले से ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। 1947 में शायद इतना नहीं था जितना आज है जातिवाद, क्योंकि एक तरफ क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हुआ है। तो हर सामाजिक वर्ग, छोटे से छोटा सामाजिक वर्ग बदलते हुए परिदृश्य के अंदर, ग्लोबलाइजेशन के इस बदलते हुए परिदृश्य के अंदर उसको लगता है कि उसकी अपनी पहचान छूटी जा रही है, वो बड़े दृश्य के अंदर कहीं खो जाएगा। तो इस कारण क्या है कि वो अपनी आइडेंटिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। तो आप देखेंगे छोटे छोटे समाज जिनके पहले जुलूस नहीं निकलते थे वो भी अपना जुलूस निकाल रहे हैं। हर कोई अपना कोई देवता खोज के ला रहा है, हर कोई अपनी जाति से या अपने समाज से कोई इसी बड़े महापुरुष को सामने लेके आ रहा है। तो ये क्या है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस है, जिसके कारण क्या है कि हर जाति वाला या हर छोटे से छोटे सामाजिक वर्ग वाला व्यक्ति जो है अपनी पहचान स्थापित करना चाहता है समाज के अंदर। अब जैसा सेठ साहब ने कहा कि जाति जो है भारतीय समाज की एक सच्चाई है, लेकिन क्या ये सच्चाई हमारे लिए लाभदायक है कि नुकसानदायक है? अगर बड़े परिदृश्य में देखें तो ये सच्चाई हमारे लिए नुकसानदायक ही रही है, हमेशा नुकसानदायक रही है। जातियों के कारण, बेसिकली जाति क्या है, कुछ मनुष्यों को आपस में निश्चित ही तौर पे जोड़ती है, लेकिन जब पूरा समाज है उससे काट देती है। जाति के कारण वो जो जाति का व्यक्ति है वो फिर सब अपनी जाति का हित सोचता है, पूरे समाज का हित नहीं सोचता। जैसे ब्राह्मण है तो वो अपनी ब्राह्मण जाति का हित ही सोचे, क्षत्रिय अगर वो अपनी जाति का हित सोचे, कोई जैन है तो वो अपनी ही जाति का हित सोचे और पूरे समाज का हित नहीं सोचे। तो उस समय क्या होता है, उसके और समाज के हित के बीच में टकराहट पैदा हो जाती है, और इस कारण जो है समाज में कहीं ना कहीं विभाजन होता है, समाज कहीं ना कहीं टूटता है, अंदर ही अंदर टूटता है। और इसी का दुष्परिणाम था कि हम जो है करीब करीब 1,500 साल तक विदेशी आक्रमणकारियों के गुलाम रहे, वो हम पे हमला करते रहे, और हम कुछ, क्योंकि हमारे बीच में हम संगठित नहीं थे, हम एक राष्ट्र या एक देश नहीं थे, तो हम इसका वो नहीं कर पाए, प्रतिरोध नहीं कर पाए। तो अब जाति का समर्थक होना अपने आप में अच्छी बात हो सकती है, खासकर जब पिछले ज़माने में 1000-2000 साल पहले, 3000 साल पहले शायद जिसने जब जाति बनाई तो वो भी संगठित करने का एक प्रयास था, तो वो अपने आप में अच्छा होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि जब इतना बड़ा देश है तो इसमें जब अलग अलग जातियाँ, हर जाति हर व्यक्ति से अपनी सोच अपनी जाति तक ही सीमित रखेगा, और जब जाति का हित चिंतन करेगा और जाति की ही बात करेगा और जाति के लोगों को आगे बढ़ाएगा, तो ये चीज़ जो है देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक साबित होगी, और घातक साबित हो रही है। जैसे आरक्षण, अगर आप आरक्षण के समर्थक हो तो आप जातिवादी तो हो ही हो, डेफिनेटली हो।
मैं आरक्षण के विरोध में भी नहीं जा रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आरक्षण क्या है? आरक्षण जाति के आधार पर दिया जा रहा है। तो जब आरक्षण की बात करे, चाहे सरकार करे, चाहे जनता करे, चाहे विद्वान करे, कोई भी करे, तो वो अपने आप ही वो घोषित कर रहा है कि वो जाति का समर्थक है। और जैसे लोहिया जी ने कहा कि जाति का विनाश चाहिए, सच्चाई यही है कि आज के समय में हमें जो जाति जो पुराने ज़माने से चली आ रही है, और पुराने ज़माने की शायद ज़रूरत भी होगी, लेकिन अब ज़रूरत है कि हम धीरे धीरे जाति के इस चंगुल से अपने देश को आज़ाद करें। हम सभी एक ही राष्ट्र के रहने वाले हैं, तो हम सभी एक ही मनुष्य हैं, तो हमारी अलग अलग जातियाँ क्यों हों, बिरादरी क्यों हों, हम सब मिलकर एक क्यों नहीं हो जाते? हम ये आपस का भेदभाव क्यों नहीं मिटा देते? ये मेरा इस पर कहना है। शैलेंद्र जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि जाति जो है ना, आपने कहा कि सब एक हो जाते हैं, तो कैसे होंगे? जाति का विनाश कैसे होगा? एक सबसे बड़ी बात ये है। ये प्रश्न लोहिया जी के ज़माने से और अंबेडकर के ज़माने से ही चल रहा है कि जातियों का ख़त्म करके एक कैसे हो। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो लोग नीची जाति के हैं आज की डेट में, मान लीजिए कि, और जो लोग ऊंची जाति के हैं, या जो जिनके पास काफ़ी समृद्ध हैं जो, और जो काफ़ी कम है, उनको बराबर लाने का क्या तरीका है? जी सर। ये आप ऐसे जाति ख़त्म कर दो और वो जो है आपसे 2 मंजिल ऊपर ही रहे और वो नीचे ही रहे, तो ये भेद तो ख़त्म नहीं होगा ना। तो इस भेद को कैसे ख़त्म करेंगे, ये इसकी बात कर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है कि कहना तो आसान है, जाति के विरोध में बोलना भी आसान है, लिखना भी आसान है, लेकिन वास्तव में ज़मीनी स्तर पर जाति का उन्मूलन किस तरह से हो सकता है, एक बहुत बड़ी कठिनाई हमेशा से रही है। और जब हम जाति की बात करते हैं तो सिर्फ जाति की बात नहीं है, इसके साथ अमीर और गरीब की बात भी हो जाती है। जो लोग अमीर हैं, जो लोग गरीब हैं, वो भी एक तरह की जाति है। तो उसकी बात भी इससे जुड़ी हुई है कि समाज को जो समृद्ध वर्ग है, जिसको हम सवर्ण कहते हैं, वो जो सवर्ण वर्ग है, जिसके पास संसाधनों पर अधिकार है, क्या वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से नीचे जो जातियां हैं, पिछड़ी जो जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, जो अंत्यज है, उनको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा? तो हम देखते हैं कि ऐसा कोई उनका प्रयास देखने में नहीं आता। पानी नहीं पीने देते। इस तरह का कोई प्रयास उनका देखने में नहीं आता है, और इसीलिए संविधान में भी इसकी व्यवस्था करनी पड़ी। समय समय पर सरकार ने कानून भी बनाए, लेकिन इसके साथ जो जन चेतना या जागृति आनी चाहिए, खासकर खुद सवर्ण वर्ग में आनी चाहिए, ऊंचे वर्ग में आनी चाहिए, कि हम जो है इस समाज को एक समानता का समाज, समृद्ध समाज बनाए, तो वो नहीं आ रही है। तो अब जाति का उन्मूलन कैसे होगा? जाति का उन्मूलन तो इसी तरह से होगा कि अलग अलग जाति वर्ग जो के लोग जो हैं, एक तो उनकी सोच में बदलाव लाया जाए, व्यापक परिदृश्य को वो देखना और सोचना सीखे। दूसरा है कि आपस में जो है उनके संबंध बने। विवाह इसका एक अच्छा तरीका हो सकता था, और हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि विवाह की क्या हालत है, कि अपनी जाति के बाहर तो छोड़ो, अपने गोत्र के बाहर या उसके बाद। लोहिया जी ने इसका एक तरीका सुझाया था, और वो था अवसर के विशेष अवसर का सिद्धांत। जी। विशेष अवसर का, जिसकी आपने शुरू में आलोचना की आपके वक्तव्य में, लेकिन वो इसलिए ज़रूरी है कि जब तक वो नीचे का व्यक्ति जो है, नीचे जो है, वो लोग जब तक आपके बराबर नहीं आ जाते, वो कैसे आएंगे इसके सिवा? तो उनको विशेष अवसर दे करके उनको बराबर लाया। ये आरक्षण का जो वो है, वो नियम ये है, मतलब कहना ये है। आज की डेट में क्या हो रहा है वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो सिद्धांत बनाया था, और लोहिया जी ने ये कहा था कि पिछड़े पावे 100 में 60। जी। तो 100 में 60 इसलिए कि उस समय लगभग 60 से मतलब 70-75% जो लोग पिछड़े हैं इस समय भी, उनमें से 60 लोगों को विशेष अवसर देना पड़ेगा। जब तक विशेष अवसर नहीं देंगे, वो हमारे द्विज के समकक्ष नहीं आ सकते। जो दलित हैं, या आदिवासी हैं, या ओबीसी हैं,
उन लोगों को विशेष अवसर देकर के हमारे बराबर लाना जरूरी है उसके लिए। और उन्होंने 60 में सारी महिलाओं को जोड़ा था। जी, जी, वो ये मानते थे कि सारी महिलाएं पिछड़ी है, वो चाहे द्विज है या दलित है, क्योंकि उनको कोई सम्मान नहीं है। मतलब भले रानी हो तब भी वो अपने घर गुलामी है, अपने घर में दासी है वो। हाँ, बिल्कुल गुलामी है। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। अब और एक और बात उन्होंने कही कि जब तक केवल 2 जात नहीं रह जाए जी, और वो 2 जात कौन सी, एक नारी और अरे, एक पुरुष, बिल्कुल पुरुष और नारी 2 जाति बनाओ हाँ, तो ही जाति खत्म हो जी, सकती जी, है। बिल्कुल ये उन्होंने सैद्धांतिक रूप से काफ़ी बड़ी किताब उनकी, मतलब ये इसमें काफ़ी लोगों के लेख हैं हालांकि। ये जाति तोड़ो अंक ही है, जी, जी, है ना। हाँ। तो ये मैं दिखाता हूँ जी, इनको जी, कि ये जाति तोड़ो अंक है लोहिया जी के। इसके अंदर अपना पूरे कई लेख हैं जी, लोहिया जी, जी जी। के, और दूसरे लोगों के लेख भी जी, हैं। जी। इसमें प्रश्नोत्तर भी है, जी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाति के ऊपर अंबेडकर की वो लेख, मतलब अंबेडकर के ऊपर भी है इसमें। जी, जी। तो वो ये किताब मतलब कानपुर से निकली है वैसे तो, और एक महादेव हिंदुस्तानी थे वो जी। कानपुर में, वो किया करते थे ये काम। और जाति के ऊपर तो जाति और जाति तोड़ों पे तो हैदराबाद से भी कई पुस्तकें छपी है, मतलब समता साहित्य प्रकाशन वालों ने कई पुस्तकें छापी है। जी, जी सर, तो बिल्कुल। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो जाति के संदर्भ में, जाति तोड़ में अभी सुबह देख रहा था इसको, तो उसी में से कुछ चीज़ें, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे गुलामी का, सबसे जाति प्रथा ही गुलामी का एक कारण है सबसे बड़ा, जो आपने भी बताया। जाति सब समस्याओं की जड़ है। मतलब जाति है तो कुएं से पानी नहीं भर सकते हो, पढ़ाई नहीं कर सकते हो, नौकरी नहीं कर सकते हो, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी अच्छा धन, और एक सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ जाति प्रथा का हमारे देश के अंदर विशेष रूप से, कि जाति को जो है ना, ये जितने भी ओबीसी क्लास के लोग हैं, ओबीसी और शूद्र जितने भी लोग हैं, तो वो सारे टेक्नोक्रेट हैं जी। टेक्नोक्रेट है मतलब किसी न किसी धंधे से जुड़े हुए उनकी जाति, जैसे लुहार है, सुथार है, ये जाट जो है वो खेती करते हैं, है ना। और इस तरह से मतलब सारे लोग जो हैं टेक्नोक्रेट जी सर। और उनके पास जाति का से उनके पास धंधा भी था, काम हुनर भी थी, लेकिन उनको दबा के जी जी एक तो श्रम का जो है जो महत्व होना चाहिए और जो सम्मान होना चाहिए वो घटा दिया, बिल्कुल बिल्कुल है ना। और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे यहाँ आज भी श्रम को बहुत ही निम्न स्तर पे देखते हैं। और आज कोई भी काम हाथ से करने वाला चाहता है कि नहीं मेरे को कुर्सी टेबल मिल जाए, मैं बैठ करके कलम घिस्सू काम करना पसंद करता है। और उसका नुकसान ये हुआ कि आज जो इंजीनियर्स हैं जी, जो बड़े बड़े इंजीनियर्स और डॉक्टर, मतलब डॉक्टर्स तो खैर अलग बात है, लेकिन इंजीनियर्स जो हैं और टेक्नोक्रेट्स हैं वो भी हाथ से काम नहीं करते हैं, जी, जी, अपने ऑफिस में बैठ करके और कलम घिस्सू का काम। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान जो है जाति विभाजन की वजह से हुआ, ये मैं दर्ज कराना चाहता था इसमें। नहीं, सही कह रहे हैं सर, जाति के बहुत से नुकसान हमको हुए हैं। और ये आपका कहना सही है कि आज भी हमारे समाज में श्रम का जो है सम्मान जिस तरह का होना चाहिए वो नहीं है, और नई हुनर का सम्मान है। और जो परंपरागत हुनर है लोगों के वो भी धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उन सबको भी ये सरकारी नौकरी चाहिए या ऑफिस वाली नौकरी चाहिए, जिसको हम ब्लू कॉलर वाइट कॉलर जॉब कहते हैं, वो चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो है ही है। और इसके साथ में ये भी आपने जो पॉइंट आउट किया, मैं उससे सहमत हूँ कि जो नीचे की जातियाँ उनको ऊपर उठाने के लिए उनको कुछ विशेष अवसर, विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। और इसी के लिए संविधान में आरक्षण का भी प्रावधान किया गया, और इस आरक्षण को शिक्षा संस्थानों में और यहाँ तक कि चिकित्सा के लिए भी और सब जगह इसको लागू भी किया गया है। आरक्षण का तो मैं अपन कभी अलग से बात करेंगे पूरी। आरक्षण एक्चुअली ये मतलब संविधान का ही मामला नहीं है। जी जी। आरक्षण हमारी स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब
दो 1930-31 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, उसमें अंबेडकर भी गए थे और शायद गांधी भी गए थे। एक बार तो गांधी नहीं गए, दूसरी बार गांधी गए थे। तो उसके अंदर अंबेडकर साहब ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, ये हमारा शोषण करेंगे, इसलिए हमको अलग वो दो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अलग इलेक्ट्रॉल दो और या अलग हमारा देश अलग, जैसे पाकिस्तान बनाना चाहते हैं वैसे। 1935 के आसपास से ये 32 के अंदर हुई ये बात। जी बिल्कुल। उसके बाद यरवरा जेल में थे गांधी जी और 21 दिन का उपवास किया था उन्होंने, और फिर अंबेडकर उनसे मिलने गए और वहाँ पर ये सारी बातें हुई और गांधी जी ने उनको एश्योर किया कि नहीं, हम विशेष अवसर का सिद्धांत लागू करेंगे, विशेष अवसर का सिद्धांत बनाएंगे और सारे लोगों को आरक्षण देंगे जब तक कि वो हमारे समकक्ष न आ जाए, और फिर वो संविधान बनाए। तो बहुत ऐतिहासिक बात है, ये लोग समझते नहीं है इस बात को। बहुत सारे लोग इसको जाति से और वैसे जोड़ देते हैं, कह रहे ये तो ऐसे ही हो रहा है और वो है, और जब सब बराबर है तो फिर सब समता चाहते हो तो फिर क्यों आरक्षण दे। तो वो उसका कारण यही है, समता लाने का ही प्रयास, समता लाने का ही प्रयास, वो समता लाने का ही प्रयास है। एक्चुअली क्या है कि ये जो आरएसएस भाजपा के लोग हैं ये समतावादी है ही नहीं। जी जी, ये कहते हैं समन्वय करो। समन्वय करो का मतलब ये है कि जो ऊंचा है वो ऊंचा रहे, जो नीचा है नीचा रहे, लेकिन आपस में मिलजुल के रहे। तो ये जो भेद है, ये जो सवर्ण है उनका प्रभुत्व बनाए, इसको समझ नहीं पा रहे, प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही है। और आपने जो बात कही है मैं इससे सहमत भी हूँ। और अब जो जातियाँ हैं तो हमारे तो दृष्टि इस पर है कि उसका उन्मूलन कैसे हो, उसका विनाश कैसे हो, वो चीज़ है, मेन चीज़ तो ये है। आरक्षण दिया गया और सब चीज़ें तो वो अलग बात है, तो उसका उन्मूलन कैसे हो, तो मुझे तो उसमें यही लगता है कि सामाजिक मेल मिलाप ज़्यादा बढ़े और विवाह हो, अंतर्जातीय विवाह अधिक से अधिक हो, तभी अंतर्जातीय विवाह हो अधिक से अधिक हो, और सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब सब जातियाँ बराबर होगी, और आर्थिक न्याय भी तभी मिलेगा। आर्थिक न्याय भी तभी मिलेगा। भाई जहाँ भी ऊंच नीच है, जहाँ भी असमानता है, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो, चाहे जाति की दृष्टि से हो, चाहे किसी और दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो, कहाँ भी उसको हमें दूर करना है। तो दूर करने के लिए हमें प्रयास करना होगा, और प्रयास करने के लिए जो ऑलरेडी एक एडवांटेजियस स्टेज के अंदर है, जो उन लोगों की मदद करनी होगी जो उनसे पीछे हैं, उनके प्रति उनको एक हित भावना रखनी चाहिए, सद्भाव रखना चाहिए, विषैली दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि अरे इनको तो ये सारा लाभ मिल रहा है। जो हम देखते हैं ना कि अरे गरीब को तो आराम से हॉस्पिटल में फ्री का इलाज हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, इस तरह की शिकायतें हैं। या आरक्षण के खिलाफ नहीं, वो किस कॉस्ट पे है ये भी तो देखो आप। हाँ बिल्कुल, मतलब जो गरीब आदमी है उसको, गरीबी का मतलब तो हमारे यहाँ तो बहुत ही अभी 27 पैसे और 27 रुपये और 33 रुपये में दिन भर के खर्च नहीं कर सकता, वो आदमी गरीब है। जी। लेकिन उसको ऊपर भी मान लो 100 रुपये भी अगर किसी को आज मिल रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को, तो वो भी गरीबी की रेखा के नीचे ही है, मानना चाहिए उसको, है ना। और जो पिछड़ी जात के या आदिवासी और ये लोग के द्वारा, और ये तो इनके तो ठाट है, सब लोग कमा रहे हैं बच्चे, ये जो लेकिन किस पोस्ट पे कमा रहे हैं, वो उनके बच्चों को पढ़ा के नहीं पढ़ा रहे हैं और काम पे भेज रहे हैं। मैं कहता हूँ आपके भी बच्चों को काम पे भेजो ना, तो वो भी कमा के लाएगा फिर। बिल्कुल, तो फिर वो नाराज हो जाते हैं। उनको तो आप अच्छी से यूनिवर्सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करके दाखिला दिलाते हो। वो शिक्षा तो एक और अलग नहीं, पर वो उसी से जुड़ा हुआ है ना सर, सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। आज तो शिक्षा ये है कि जो बड़े लोगों के बच्चे तो इंडिया में पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते नहीं है। और जो गरीब आदमी है, जो और मध्यम वर्ग है, वो प्राइवेट कॉलेज स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है। और जो बहुत ही निम्न लोग हैं, मतलब उनमें से भी आजकल तो निजी का इतना हो गया है कि जो बर्तन मांजने वाली वो भी अपने बच्चों को जो है निजी स्कूल में पढ़ाना चाहती है, चाहे वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं है। और गाँव के लोग तो सब सरकारी स्कूल में ही पढ़ाते हैं, और कहते हैं सरकारी स्कूल सब स्टैंडर्ड स्कूल है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए। मतलब उनको अच्छे मास्टर मिलें, अच्छी सुविधाएं मिलें, और ऐसा किया जाए कि सारे बच्चे प्राइवेट में न पढ़ करके सरकारी में पढ़ें। और ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है कि जब एक तरह की शिक्षा लागू हो पूरे देश में।
है। कनाडा के बारे में है, वहाँ के सारे स्कूल जो है वो एक ही जैसे हैं। कनाडा नहीं, सारे जो आपके G7 हाँ कंट्रीज हैं, हाँ हाँ उन सब में सिर्फ इंग्लैंड को हाँ छोड़ दो, बाकी सब में यही व्यवस्था हाँ, है। यही व्यवस्था है कि सारे अमेरिका में भी एक ही स्कूल में, मोहल्ले की स्कूल है वहाँ बिल्कुल पर, बस मोहल्ले के उसमें जा करके और सब पढ़ते जो हैं। आपके मोहल्ले की चाहे स्कूल है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, राष्ट्रपति का बेटा है तो भी वहीं जो पढ़ेगा। मोहल्ले की स्कूल है उसी में जाना होता है लोहिया जी आपको ने तो कहीं। नारा ही लगाया हाँ था, हाँ 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 ये हाँ। राष्ट्रपति का बेटा हो या जमादार की संतान, इसलिए सबको शिक्षा एक हमारे समान। यहाँ कई बार बड़ी तारीफ की जाती है कि साहब IIT खोले गए, IIM खोले गए, तो मेरा सवाल उस पर भी यही रहता है हमेशा कि सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे मैनेजमेंट कॉलेज एक लेवल के क्यों नहीं थे? IIT और IIM क्यों नहीं बन जाते हैं? मतलब उनको सबका एक लेवल क्यों उन्हीं नहीं स्तर के क्यों नहीं बनाए भाई जाते? वहाँ भी भेदभाव कर दिया ना आपने, बिल्कुल। सबका एक लेवल क्यों नहीं रखा? बिल्कुल, वो एक ये- लेवल रखना चाहिए, तो नहीं रखा गया सर। तो मेरे ख्याल ये सबसे हाँ। जाति को खत्म करने के हाँ, लिए हाँ। ये सबसे जरूरी चीज है। जरूरी चीज़ है। ये विषमताएं जब तक खत्म नहीं बिल्कुल, होगी बिल्कुल। तब तक कुछ भी संभव नहीं है। सामाजिक विषमताएं, जिन हाँ। मुख्य तो आर्थिक विषमता जो है, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, सभी तरह की सभी- हाँ, विषमताएं बिल्कुल, बिल्कुल। समाप्त होनी चाहिए। समाप्त होनी चाहिए। तो इसी नोट के साथ अपन जी। इसको समाप्त करते हैं। जी और वीडियो को काफ़ी लंबा हो गया, 25-20 मिनट का हो जी गया। सर। तो बहुत अच्छा लगा शैलेंद्र जी आप आए और जाति प्रथा के गुण दोष पर हमने बात की, जाति धन्यवाद के सर। ऊपर। धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके ऊपर। और आप सब लोगों का भी धन्यवाद कि आपने अंत तक सुना हमारे दोनों की बातचीत को। और मैं समझता हूँ कि ये जो चर्चा है वो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। और एक बार फिर अपील कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, सुझाव दें, कमेंट करें, वो हमें आगे और अच्छे के लिए अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद सर।